दोस्तों साल 1962, 16 अक्टूबर से लेकर 28 अक्टूबर तक क्यूबा मिसाइल क्राइसिस की वजह से पूरी दुनिया में न्यूक्लियर वार को लेकर डर का माहौल था। रूस यानी सोवियत यूनियन ने क्यूबा में अपने न्यूक्लियर मिसाइल डिप्लॉय कर दिए थे। दरअसल 1962 में अमेरिका ने क्यूबा पर अटैक करके उसे इन्वेड करने की कोशिश की थी और सोवियत यूनियन ने इसका फायदा उठाकर क्यूबा को आर्मी प्रोटेक्शन देने का वादा करते हुए क्यूबा पर न्यूक्लियर मिसाइल डिप्लॉय कर दिए थे। उस वक्त अमेरिका ने भी अपनी पावर को बनाए रखने के लिए इटली और टर्की में न्यूक्लियर मिसाइल डिप्लॉय कर रखे थे। दोस्तों अमेरिका और पूरी दुनिया में इस न्यूक्लियर वार को लेकर डर और टेंशन का माहौल इस कदर था कि लोगों को लग रहा था कि अब दुनिया खत्म हो जाएगी। इसी बीच कुछ ऐसा हुआ जिसने अमेरिका के सीक्रेट सर्विस एजेंसी CIA का ध्यान अपनी तरफ खींचा। उस वक्त चैन थॉमस जो US एयरफोर्स में इंजीनियर और यूफोलॉजिस्ट थे, उनकी एक बुक पब्लिश हुई। बुक का नाम था द एडम एंड ईव स्टोरी। चैन थॉमस की ये बुक इतनी कंट्रोवर्शियल थी कि जब CIA की नजर इस पर पड़ी तो CIA ने सीक्रेटली इस बुक की प्रोडक्शन और पब्लिकेशन को बंद करवा दिया और इस बुक को मोस्ट क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट में शुमार करते हुए पब्लिक को इस बुक से दूर रखा गया। पर कई सालों तक छुपाए रखने के बाद आखिर में बुक को फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट FOIA के तहत 50 साल बाद 2013 में CIA ने इस किताब को पब्लिक के लिए रिलीज कर दिया। जैसे ही ये किताब पब्लिक हुई और लोगों ने इसे पढ़ना स्टार्ट किया, लोगों के होश उड़ गए। आखिर इस बुक में ऐसा क्या था जिसने CIA को भी डरा कर रख दिया था? तो आइए समझते हैं इस बुक के रहस्य और इसमें लिखी बातों को आज की इस वीडियो में। दोस्तों इस बुक में 6th मास एक्सटिंक्शंस यानी दुनिया के खत्म होने के बारे में बहुत ही डिटेल्ड तरीके से बताया गया है। अपनी इस बुक में चैन ने मास एक्सटिंक्शन को साइंटिफिक एविडेंस और प्रूफ के साथ साथ हिस्टोरिकल इवेंट्स और माइथोलॉजी के जरिए भी बताने की कोशिश की है। 1962 क्यूबा मिसाइल क्राइसिस के दौरान CIA को डर था कि इस किताब के पब्लिक होने के बाद इसे पढ़कर लोग पैनिक न कर जाए, क्योंकि उस वक्त न्यूक्लियर वॉर जैसी सिचुएशन की वजह से वैसे ही टेंशन का माहौल था और इस बुक की वजह से डर और टेंशन और भी बढ़ सकती थी। चैन ने अपनी बुक में मास एक्सटिंक्शंस को समझाने के लिए अलग अलग धर्मों में हुए मास एक्सटिंक्शन के जरिए समझाने की कोशिश की है। जैसे बाइबल में नोआज आर्क स्टोरी, जिसमें भगवान ने धरती पर बढ़ते हुए पाप और अन्याय को खत्म करने के लिए पूरी धरती को पानी में डुबाकर सभी जीवों का अंत करने का फैसला किया। पर नोहा और उसका परिवार नेक दिल था, इसलिए भगवान ने उनको सुरक्षित रखते हुए एक बड़ी सी नाव दी, जिसमें उन्हें अपने परिवार के साथ सभी जानवरों और पशु पक्षियों की एक एक जोड़ी को उस नाव में सवार होने को कहा, ताकि जब प्रलय खत्म हो जाए तो वापस इन सभी के द्वारा धरती पर दोबारा जीवन शुरू हो सके। दोस्तों इसी तरह हिंदू रिलीजन में भी बताया गया है कि कैसे जब भगवान विष्णु ने अपने पहले अवतार मत्स्य यानी एक मछली का रूप लेकर सतयुग के अंत के बाद नए युग की शुरुआत करते हैं। इसमें भगवान राजा मनु को एक बड़ी सी नाव बनाने को कहते हैं, जिसमें वो सभी जीवों की एक एक जोड़ी को नाव में सवार कर सके। इसी तरह चैन थॉमस के हिसाब से अलग अलग 40 धर्मों में फ्लड से होने वाले मास एक्सटिंक्शन को बताया गया है। फिर चाहे वो ग्रीस सिविलाइजेशन में डिकुलियन स्टोरी हो या चाइनीज कल्चर में गुआन यू फ्लड, सुमेरियन डिनेस्टी में जिया सुड्रा या फिर बेबीलोनियन सिविलाइजेशन में एपिक ऑफ गिलगामेश, इन सभी धर्मों में अलग अलग स्टोरी के सिमिलर पैटर्न को देखा जा सकता है। चैन के हिसाब से इन सभी रिलीजन और सिविलाइजेशन में मास एक्सटिंक्शन की बातों का दर्ज होना महज कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। इसी चीज की खोज करते हुए उन्होंने आर्कियोलॉजी का सहारा लिया और ऐसी सिविलाइजेशन को ढूंढ निकाला जो हेवी फ्लड आने की वजह से डूबकर खत्म हो चुकी थी। इस तरह की सिविलाइजेशन का पहला सबूत उन्हें योनागोनी मॉन्यूमेंट में मिला, जो एक पानी के अंदर अंडर वाटर स्ट्रक्चर है। इसे 1980s में जापान के योनागोनी आइलैंड के पास खोजा गया था। दोस्तों ये योनागोनी मॉन्यूमेंट लगभग 10,000 साल पुराना मॉन्यूमेंट है, मतलब ये सिविलाइजेशन 10,000 साल पुरानी रही होगी। आर्कियोलॉजिस्ट ने 3D मॉडल की मदद से जाना कि ये काफी डेवलप्ड सिविलाइजेशन थी। इस मॉन्यूमेंट के टॉप पर जाने के लिए सीक्रेट रास्ते बने हुए थे और साथ ही कई सारी बड़ी बड़ी सीढ़ियां भी बनी हुई थी, जो बिल्कुल भी नेचुरल नहीं लग रही थी। इसे देखकर यही साबित होता है कि ये
मॉन्यूमेंट मैन मेड स्ट्रक्चर है जो हेवी फ्लड आने से पानी के अंदर डूब गया होगा। दोस्तों, चैन थॉमस ने अगले जिस एंशिएंट मॉन्यूमेंट की बात की है वो है ईस्टर आइलैंड में मिले मोआई स्टैचूज की। ये स्टैचूज लगभग 800 से 1000 साल पुराने हैं। इन स्टैचूज को ईस्टर आइलैंड में रह रही रापा नुई कम्युनिटी के लोगों ने बनाया था। आर्कियोलॉजिस्ट ने जब इन मोआई स्टैचूज को स्टडी किया तो उन्हें पता चला कि ये सभी स्टैचूज जमीन के अंदर धंसे हुए हैं, जिससे ये पता चला कि पानी में हेवी मोमेंट से पैदा हुए भारी फोर्सेस की वजह से ये स्टैचूज जमीन में इस तरीके से धंसे होंगे। चैन इन एंशिएंट सिविलाइजेशन को स्टडी करने के बाद इस कंक्लूजन में पहुंचा कि हेवी फ्लड से मास एक्सटिंक्शंस होना महज कोई काल्पनिक बात नहीं है। दोस्तों, चैन थॉमस ने अपनी इस बुक में मास एक्सटिंक्शन को थोड़ा और साइंटिफिक तरीके से समझाने के लिए नेक्स्ट थ्योरी इंट्रोड्यूस की, द थ्योरी ऑफ पोल शिफ्ट। चैन के हिसाब से अर्थ के पोलर रीजन का जो एरिया या लैंड मासेस थे वो कई हजारों सालों में अर्थ के इक्वेटर यानी बीच की तरफ शिफ्ट हुए होंगे। इस बात को दर्शाने के लिए चैन ने एक फिगर दिया है जिसमें बताया गया है कि कौन कौन से एरिया कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए नॉर्थ पोल में रहे होंगे और वो एरिया कब कब शिफ्ट कर गए थे। दोस्तों, पोल शिफ्ट होने के पीछे का रीजन चैन बताते हैं कि हमारी अर्थ की 3 लेयर्स होती है, क्रस्ट, मेंटल और कोर, जिसमें आउटर कोर और मेंटल लेयर कभी कभी सेमी लिक्विड और लिक्विड बिहेवियर शो करती है और उनसे निकलने वाला मैग्मा हाई प्रेशर के साथ क्रस्ट को हीट करता है, जिसकी वजह से लैंड मासेस में मूवमेंट होता है और इसी लैंड मासेस की मूवमेंट की वजह से हेवी फ्लड्स होते हैं। दरअसल चैन के हिसाब से जब अर्थ रोटेट करती है तो उसके साथ साथ लैंड मासेस, ओशंस और एटमॉस्फेयर भी रोटेट करता है। इसलिए जब लैंड मासेस शिफ्ट होता है तो ओशंस लैंड को हीट करती है, जिससे हेवी फ्लड्स पैदा होता है। साथ ही साथ लैंड मासेस के शिफ्ट होने की वजह से पोल्स तो शिफ्ट करते ही हैं, इसके अलावा वेदर में भी एक्सट्रीम चेंजेस देखे जा सकते हैं जो मास एक्सटिंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उसी दौरान 1959 में मैग्नेटिक पोल्स की रिवर्स होने की थ्योरी, मैग्नेटिक पोल्स रिवर्स थ्योरी, काफी फेमस हुई थी, जिसे चैन थॉमस ने खुलकर सपोर्ट किया। दोस्तों, पोल शिफ्ट की वजह से वेदर में हुए ड्रामेटिक चेंजेस को डिस्कस करते हुए चैन बताते हैं कि उन्हें साइबेरिया में ऐसे उली मैमथ के फॉसिल्स मिले जिनकी मौत इंस्टेंट फ्रीज के कारण हुई थी, लेकिन साइबेरिया पोल से 6500 किलोमीटर दूर है। इसका मतलब एक वक्त में साइबेरिया पोल के नजदीक रहा होगा, तभी ये इंस्टेंट फ्रीज वाली घटना घटी होगी। इसके साथ ही चैन को अंटार्कटिका में ऐसे कई प्लांट्स के फॉसिल्स मिले जो अर्थ के इक्वेटर में पाए जाते हैं। ये सारी बातें चैन थॉमस के पोल शिफ्ट की तरफ इशारा करती है। लेकिन दोस्तों, चैन की थ्योरीज में काफी सारे फॉल्ट थे। वो अपनी बुक में दर्ज डाटा का ऑथेंटिक सोर्स नहीं बता पाए। 1968 के आते आते लैंड मासेस के शिफ्ट को एक्सप्लेन करने के लिए नई थ्योरी इंट्रोड्यूस हुई, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, जो आज तक की सबसे ऑथेंटिक और एक्सेप्टेबल थ्योरी मानी जाती है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के अकॉर्डिंग पहले सिर्फ एक ही लैंड मास पैंजिया हुआ करता था और आज के समय में पैंजिया से ही अलग होकर सभी कॉन्टिनेंट्स फॉर्म हुए हैं। इसलिए पोल्स जैसे कि अंटार्कटिका में अर्थ के सेंटर पार्ट के फॉसिल्स मिलना कोई अजीब बात नहीं है। दोस्तों, आज के वक्त में साइंस को लेकर हम इतने एडवांस हो गए हैं कि अर्थ में होने वाले जियोग्राफिकल और जियोलॉजिकल चेंजेस को कैलकुलेट कर सकते हैं। पर 1962 में जब चैन थॉमस ने अपनी बुक में इस तरीके के साइंटिफिक एविडेंस को प्रूफ करते हुए जल्द ही 6th मास एक्सटिंक्शन से अर्थ के खत्म होने की बात कही तो कोई भी एडुकेटेड आदमी इसे पढ़कर घबरा सकता था और सभी लोग पैनिक कर सकते थे। यही वजह थी कि CIA ने इस बुक को मोस्ट क्लासिफाइड और कंट्रोवर्शियल डॉक्यूमेंट बताकर सभी लोगों से दूर रखा। आपको क्या लगता है, क्या CIA का ऐसा करना सही था? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी ये भी कमेंट करें। फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल रेडी स्टडी नॉलेज को और साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी वीडियोस की सभी लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।